हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का लेसन 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स, हम अभी तक 4 लेक्चर ले चुके हैं और इन 4 लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स का। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होती है और वो एक लंबी सी ट्यूब में आफ्टर माउथ इट कन्वर्ट इनटू अ लॉन्ग ट्यूब विच इज़ कॉल्ड फूड पाइप एंड इट ओपन्स इनटू अ जे शेप्ड स्टमक। तो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ से। The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscles which release it in small amount into the small intestine। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल्स की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही स्मूथ होती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर फूड को नीचे की तरफ पहुंचाती हैं। तो किसी भी ऑर्गन से जब फूड बाहर निकलता है तो वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं जो फूड के एग्ज़िट को कंट्रोल करती हैं। तो सेम स्टमक के जो बिल्कुल एग्ज़िट पार्ट है वहाँ पर कुछ स्पेशल मसल्स होती हैं जो फूड की एग्ज़िट को कंट्रोल करती हैं ताकि स्मॉल अमाउंट धीरे धीरे जो फूड है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाए इन स्मॉल अमाउंट्स। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टमक से फूड कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इतनी लंबी है के अबाउट 7.5 मीटर। और वो हमारे शरीर में एडजस्ट कैसे है? क्योंकि वो कोइल्ड है, इट इज़ एक्सटेंसिवली कोइल्ड। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिजम्स के खान पान पर। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड्स needs a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। हर्बीवोरस के केस में इंटेस्टाइन का लंबा होना ज़रूरी है क्योंकि सेलुलोज जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, जबकि मीट क्या होता है वो ईजी डाइजेस्ट हो जाता है। हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी वजह से जो कार्निवोर्स हैं उनके अंदर शॉर्टर इंटेस्टाइन होती है, जबकि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर लॉन्गर स्मॉलर इंटेस्टाइन होती है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि ऐसे भाग का नाम बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम के जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द ओनली साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। It receive the secretion of the liver and pancreas for this purpose। इसी वजह से यहाँ से इसके पास लीवर से और पेनक्रियास से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होते हैं जो हमारे थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स अगर रह गए हैं, वरना तो सलाइवा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कर देता है, लेकिन अगर रह गए हैं तो ये डाइजेस्टिव जूसेस कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को भी पचाने में। और जो प्रोटीन स्टमक में रह गए हैं डाइजेस्ट होने, तो उनको भी यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया जाता है। और फैट्स को स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट किया जाता है क्योंकि जो बाइल जूस आता है लीवर से वो पेनक्रियास के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फैट्स को तोड़ता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट।
तो बच्चों हमने जैसा कि पढ़ा था कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो HCl को प्रोड्यूस करते हैं, और कहीं ना कहीं जब फूड स्टमक से बाहर निकल के इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो एक एसिडिक कहीं ना कहीं उसमें एसिडिक मीडियम होता है। तो उसको अल्कलाइन या बेसिक बनाने के लिए उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करते हैं। अब इम्पोर्टेंट आप पढ़ने जा रहे हो अगली लाइन, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो ये पूछा जाता है कि फैट्स को जो हम डाइजेस्ट करते हैं किसके द्वारा किया जाता है, तो बाइल जूस। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन बनाता है बाइल जूस, लीवर। और ये भी पूछा जाता है स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर गाल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। अगर देखा जाए फैट्स एक बड़े गुच्छों के रूप में प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, which makes the difficult for the enzymes to act on them। तो स्पेशल बाइल सोल्ट्स आर देयर जो कि क्या करते हैं, इनको तोड़ने का काम करते हैं इन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स एंड इनक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। इस तरह से आपस में मदद करके वो एंजाइम्स की गतिविधि को बढ़ाते हैं। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सॉफ्ट्स ऑन द डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। जैसा कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भी कि डस्ट पार्टिकल्स पर कैसे सोप्स के पार्टिकल एक्ट करते हैं इकट्ठे मिलकर, इसी तरह फैट के जो ड्रॉप होती है उस पर बहुत सारे बाइल सोल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसको तोड़ने में मदद करते हैं। तो बच्चों यहाँ से बाइल सोल्ट्स और बाइल जूस के बारे में आप शॉर्ट में क्वेश्चन बना लोगे। द पेनक्रियास सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड इमल्सिफाइड फैट्स। तो बेसिकली हमने यहाँ पढ़ा है कि एक पत्ते नुमा स्ट्रक्चर होती है पेनक्रियास, जो कि जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वो क्या करती है, वो पेनक्रियास क्या करती है, पेनक्रियास स्पेशल टाइप ऑफ जूस रिलीज़ करती है जो जिसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम ट्रिप्सिन के नाम से जानते हैं। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स और लाइपेज एंड लाइपेज ऑल्सो एंजाइम विच हेल्प टू इमल्सिफाइड द फैट। तो बच्चों ट्रिप्सिन जो एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज एंजाइम फैट्स को इमल्सिफाई मीन्स उनको तोड़ता है। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने लेवल पर छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करती हैं जो इन सभी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को तोड़ने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स जो एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं वो फाइनली प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना कि फ़ैट को हम जब टूटती है तो जो कॉम्प्लेक्स फ़ैट है वो सिंपलर फैट्स में टूटती है, तो उनके नाम बताने होते हैं। तो फर्स्ट इज़ फैटी एसिड एंड अदर इज़ ग्लिसरॉल। फैट्स किस में टूटता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। द डाइजेस्टिव फूड इज़ टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब हम जो डाइजेस्टिव फूड है जो पूरी तरह से टूट चुका है वो इंटेस्टाइन के ज़रिए एब्जॉर्ब किया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जैसा कि आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग होती है उस पर बहुत ज़्यादा फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें विली के नाम से जानते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ विली क्या करती हैं, विली
एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से फूड जो एब्जॉर्ब किया जाता है तो ब्लड के ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है, वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और इस तरह से हम एनर्जी मिलती है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़, और ये ब्लड जो एब्जॉर्ब मटेरियल्स को शरीर के हर कोने तक पहुँचाता है, जो कि हमें हेल्प करता है in building up new tissues, especially for growth and repairing of old tissues. The unabsorbed food is sent into the large intestine where more will absorb water from this material. जो फूड अनएब्जॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्टेड है, उसको भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर और भी ज़्यादा मात्रा में विली होती हैं, और वो विली सिर्फ अब पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। तो जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट होता है, वो एनस के ज़रिए बॉडी के बाहर चला जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हर पार्ट के बिल्कुल एंडिंग पर स्पेशल मसल्स होती हैं जो कंट्रोल करती है मूवमेंट फूड की। तो यहाँ पर वेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ से हमारा जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डेंटल केयर्स के बारे में। डेंटल क्राइस और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ही होगा, इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ये दांत के ऊपर की सतह बिल्कुल ऊपरी परत होती है जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करती है। और टूथ डिके मतलब इस इनेमल की जो परत है उसका वीक होना। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन और डिमिनरलाइज द इनेमल। ये तभी होता है जब हम कोई भी शुगर लेते हैं, तो बैक्टीरियाज जो क्या करते हैं, शुगर पर एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स में, और ये एसिड धीरे धीरे हमारी जो इनेमल है उसको वीक करते जाते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लैग। और इस तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरियाज हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे दांतों से चिपक जाते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज द प्लैग कवर्स द टीथ। तो अगर बात की जाए सलाइवा हमारे दांतों के हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ पर बैक्टीरिया अपना ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लैग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। अगर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश हमारे मुंह के जो दांत हैं उनके गैप के बीच तक जाता है, और वहाँ पर जो टूथपेस्ट है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है, बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है, और इस तरह से एसिड और इस तरह से जो दांतों में एसिड है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इफ़ इनट्रीटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अगर हम इसको ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं देते अपने दांतों को, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे जो दांत हैं उनको सड़ाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे ये गलना शुरू कर देते हैं और इसमें इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से बच्चों को कहा जाता है कि आप ब्रश करें, क्योंकि टूथपेस्ट क्या करता है, जो ये एसिड बनता है इसको न्यूट्रलाइज, इसका जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये बात की हमने डेंटल क्राइस की। तो स्टूडेंट्स, एक बात इम्पोर्टेंट हमें पता चली कि ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, इनेमल, जो कि दांत की ऊपरी सतह होती है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जितने मैंने आपको बताया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, तो उसको भी थोड़ा डिटेल में बनाएंगे। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि टंग क्या करती है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। यहाँ माउथ से होते हुए हमें पहले टंग मिलती है, फिर हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस में एंटर कर जाती है माउथ से, ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप, एक लंबी सी फूड पाइप। फिर आपको जे शेप्ड स्टमक दिखाई देता है,
ये स्टमक के एग्जिट पॉइंट पर स्पिंस्टर मसल्स होते हैं जो फूड को धकेलने का काम करते हैं और उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। फिर यहाँ से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। फिर इसके बाद फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो थोड़ा बहुत वेस्ट रह गया है तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बात और, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है और यहाँ पर बाइल जूस को स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। इसके अलावा आप पेनक्रियाज भी देख सकते हैं जो एक एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके द्वारा पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो हमारे प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल लास्ट में आपको एनस दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, इट्स एन वेरी इजी डायग्राम एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। आगे हम जो इसके क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस पर छोटे क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं अपनी नोटबुक में बना लेना। अगली क्लास में हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।